इसमें दिया है अगला क्वेश्चन कि भारत को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर स्टेट घोषित करने का क्या मतलब है। यानी कि संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। धर्मनिरपेक्ष, इस धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें मैक्सिमम ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन उनमें से एक एकदम अप्रोप्रिएट उचित ऑप्शन होता है। उनमें से वो कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। दिया है धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, ये तो नहीं कह सकते हैं, जाहिर सी बात है सभी लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे दिया है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों का संरक्षण किया जाता है। ये हो सकता है कि ऑप्शन आपको सही लगे, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, तो ये आपको सही लग सकता है। अगला अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्य धर्मों को नागरिकों के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये जो ऑप्शन है अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है एकदम। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल गलत है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि ये गलत ऐसा क्यों है, जबकि भारत में तो सभी धर्म हैं। लेकिन भारत किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी धर्म को ये बढ़ावा नहीं देता है। धर्म चाहे कोई भी हो उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है भारत में। और सेक्युलर का मतलब ही है क्या, कि जो राज्य है वह, यानी कि जो भारत हमारा देश है, राज्य पे यहाँ पे राज्य से मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को आगे भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा भारत देश है वो जो धर्म है उसको नागरिकों के निजी मामले यानी कि पर्सनल मैटर के रूप में मानता है। पर्सनल मैटर यानी कि जो आपका धर्म है वो आपका पर्सनल मैटर है, इसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं। और संविधान कभी भी, भारत सरकार कभी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। संविधान के अनुसार ये वर्णित है। जैसे कोई अगर 3 बच्चे हों, ये कोई बच्चा है ए, ठीक है, कोई और बच्चा है बी और एक और बच्चा है जिसका नाम है सी। अगर तीनों ये आपस में दोस्त हों तो अगर इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में झगड़ा होता है तो ये अपना कथन करेगा, तो इसके द्वारा बुलवाएगा कि बोलो हम सही कह रहे हैं कि नहीं। तो अगर ये इसके लिए सही बोलता है तो इसके लिए खराब हो जाएगा। और ये अगर बोलता है कि बोलो हम सही कह रहे हैं कि नहीं, तो ये अगर इसकी तरफ से बोलता है तो इसके लिए खराब हो जाएगा, इस वाले के लिए। इसलिए ये क्या बोलेगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि तुम लोग अपने मामले खुद में ही समझ लो, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसी तरीके से जो नागरिक हैं, इसी तरीके से जो हमारा संविधान है वह नागरिक और प्लस जो धर्म है इन दोनों को आपस में छोड़ देता है कि आप लोग अपनी सारी चीज़ें खुद समझिए, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी बनाया गया है, देखिए बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रतीक, यहाँ पे ईसाई धर्म, यहाँ पे मुस्लिम धर्म, ये अन्य धर्मों का दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मंदिर मस्जिद दिखाई देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको ध्यान दें, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का साधन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या थे, ये क्वेश्चन आगे है ऐसा, ठीक है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये क्या चीज़ थी आखिर, इसको संविधान में जब ऐड किया गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है इसको आप याद रखें, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पुराना नाम है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसी का ये क्या है, पुराना नाम है, राज्य का नीति निदेशक तत्व, ठीक है। और यह डीपीएसपी जो है यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है, यानी कि पार्ट 4 में इसका वर्णन किया गया है। अगर इसका हम आर्टिकल देखें तो इसका आर्टिकल होता है 36 से लेकर के और 51 तक, यानी कि 36 से 51 तक भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये शुरुआती दौर में
गवर्नर जनरल के द्वारा प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नर जनरल देते थे उनको आज के समय में हम लोग DPSP बोलते हैं। ठीक है, और अगर अगले इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें कि इससे और भी कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनमें से कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में जो ये DPSP है, DPSP, और जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, ये दोनों सप्रू रिपोर्ट में पेश किया गया था। ठीक है, 1945 में, यानी कि हमारे संविधान में DPSP और फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार जोड़ा जाना चाहिए, या सप्रू रिपोर्ट 1945 में पेश किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है, यानी कि हमारे संविधान के अगर हम आर्टिकल देखें, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 22 में ये मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है, या तो अपराध करने से पहले या अपराध करने के बाद। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अपराध करने से पहले कैसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। तो यह होती है शक के आधार पे। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पहले भी कुछ ऐसे काम कर चुका है या फिर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर चुका है जिससे वो भविष्य में आने वाले समय में हानि पहुंचाने वाला है किसी को, तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी अपराध के, या फिर बिना किसी पूछताछ के, या बिना किसी सूचना दिए बगैर। तो इसमें ऑप्शन देखें अगर, तो कि निवारक निरोध के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कौन सा सही है। तो पहला तो दिया है कि पूछताछ के लिए हिरासत में लेना, ये हो सकता है आपको सही लगे, लेकिन ये नहीं है। पूछताछ के बाद हिरासत में लेना, ये तो हो नहीं सकता है, जैसा कि इसमें पहले हम बताएं कि इसमें पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। अगला दिया है पूछताछ के बिना हिरासत में लेना, और लास्ट दिया है संज्ञेय अपराध के लिए नज़रबंदी। तो इसमें अपराध किए बिना, अभी अब अपराध नहीं किए रहेंगे तभी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूछताछ के बिना हिरासत में लेना, जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस से बिना किसी अपराध किए ही पहले ही। ठीक है, ये आर्टिकल 22 में मेंशन किया गया है हमारे संविधान के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कब पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना, यानी कि भारत में कब कुल मिला जुला करके और संविधान बन गया था, वो कब पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान था, वो कम्प्लीटली बन गया था, ये बन करके कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसीलिए उस दिन हमारा देश क्या था, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बन गया था। इस वजह से इस दिन, इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस, संविधान दिवस। लेकिन बाद में चल करके इसको चेंज करके और इसको अब विधि दिवस के नाम से मनाया जाता है, विधि दिवस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में बजट प्रणाली को किस वायसराय के दौरान पेश किया गया, माने कौन सा वायसराय था जिसके समय में भारत में बजट पेश किया गया था। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपको बताया गया है कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट वर्ड मेंशन नहीं है। हमारे संविधान में बजट, उसके बाद हो गया जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा फेडरल यानी कि संघीय। ये तीन वर्ड जो हैं हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किए गए। तब इसके लिए कोई अन्य वर्ड यूज़ किया जाता होगा हमारे संविधान में बजट के लिए, क्योंकि आप हर साल सुनते हैं कि बजट पेश हुआ है, बजट पेश हुआ है, तब बजट वर्ड नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। तो बजट के लिए एक अलग वर्ड यूज़ किया जाता है। बजट के लिए यूज़ होता है वर्ड एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है बजट के जगह पर। हमारे संविधान में कहीं भी बजट वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इस बजट वर्ड के जगह पर यूज़ किया जाता है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। संविधान के आर्टिकल 112। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेट 2022 पीईटी 2022 में भी पूछा गया था 16 तारीख के दूसरे शिफ्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें कि किस वायसराय के दौरान ये बजट पेश किया गया था, तो वो था वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइमिंग में ये बजट पेश किया गया था। और बजट से और भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है एक, इसको हम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो बजट था वो तैयार किया था जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले 1860 में बजट तैयार किया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आर्टिकल और इसका एक्चुअल नेम, इसके जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, तो इसको याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13वां क्वेश्चन